नमस्कार साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली बार जो मेरा आंसर राइटिंग का टॉपिक था दैट इज़ मौर्य कला, और इस बार जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ पटना कलम शैली। और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पटना कलम शैली से, तो मैंने भी एक ओवरऑल क्वेश्चन लिया है उसकी विशेषताओं के बारे में और कैसी उसकी हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो आई थिंक 67th मेंस में ये आया है क्वेश्चन पटना कलम शैली से। सो मैंने भी इस पे आंसर राइटिंग की है, और अगर आपको मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कुछ ख़राब भी आए तो आपको, अगर आपको लगे कि कुछ और बेहतर हो सके तो प्लीज़ बताइएगा। और जहाँ तक मैंने अपने आंसर राइटिंग में देखा है तो मुझे कंक्लूज़न में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो अगर आपको कोई सजेशंस हो कि कंक्लूज़न कैसे लिखें, कैसे स्टार्ट करें, देन प्लीज़ डू सजेस्ट मी। ठीक है, बाकी मैं अपना आंसर राइटिंग आपको दिखाती हूँ। थैंक यू। तो क्वेश्चन है कि पटना कलम शैली का विस्तृत विश्लेषण करें एवं हम यह कैसे कह सकते हैं कि पटना कलमकारों को मुगल कलमकारों से कम सम्मान प्राप्त हुआ। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया है इसको कि पन्ना कलम शैली का विकास मध्यकालीन भारत में 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब मुगल कला के प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि विकास हुआ। ठीक ना। देन मुगल बादशाह जहांगीर का काल जो है चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, ये हम जानते हैं ना। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रेक दे के ये बताना चाहती हूँ, जैसे जहांगीर की जो पत्नी बनी थी, क्या नाम था, नूरजहाँ जो थी, नूरजहाँ। तो नूरजहाँ एक, चूँकि पहले एक विधवा थी और वो पेंटिंग कर रही थी, ठीक ना। तो जहांगीर की नज़र उन पर पड़ी और देखते ही बोले, वाह मुझे तुमसे प्यार है। ऐसे ही तो होता था पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने नहीं, मुग़ल काल में ऐसे होता था। ठीक ना। तो वही है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि जहांगीर की चित्रकला एवं पेटेंट बनवाना, मतलब पेटेंट, वो अपना पोर्ट्रेट जो होता है उनको बनवाना बहुत पसंद था। और वो अपनी पत्नी, देखिए मैंने यहाँ पे वो जिक्र भी किया है कि वो अपनी पत्नी नूरजहाँ को भी चित्रकला बनाते समय ही देखे थे। ठीक है। इसके पश्चात अगले उत्तराधिकारी शाहजहाँ ने स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया। फिर आया औरंगजेब का समय। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने सभी कलाकारों को संरक्षण देना समाप्त कर दिया एवं कहा ये कि यह कला इस्लाम के विरुद्ध है, एवं उसे राज निकाला दे दिया। तो इस्लाम के विरुद्ध ये कैसे मानते थे, मैं थोड़ा सा ब्रेक देके आप लोग को बताना चाहती हूँ। देखिए, औरंगजेब का मानना था, क्योंकि ये ऑब्वियसली मुस्लिम शासक था, तो औरंगजेब का मानना था कि अल्लाह ने उन्हें जैसे भेजा है, उनकी जिस तरह से कला, मतलब क्या कहते हैं, रूपरेखा बना के उन्हें भेजा है, वैसा कोई दूसरा अगर बना दे तो ये अल्लाह की तौहीन है। ठीक है। तो यह इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक है। तो इस प्रकार ये इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। फिर वो उन्होंने सारे कलाकारों को जो है, कलाकार को राज निकाला दे दिया। ठीक है, सारे कलाकारों को। देन क्या हुआ कि औरंगजेब से जब ये कलाकार निष्कासित हुए तो वे बंगाल में आए। ठीक है। क्योंकि उस समय देखिए, ऐसे समझिए कि जब वो लोग दिल्ली से निष्कासित हुए, दिल्ली से जब उनको संरक्षण देना बंद हो गया तो वो बंगाल आए। बंगाल में उस समय जो था नवाब था मीर जाफ़र, ठीक, एवं मीर कासिम, मतलब 64 के लगभग का समय समझ लीजिए मीर जाफ़र है एंड मीर कासिम। तो मीर कासिम से संरक्षण मिला। मीर जफ़रा का दामाद था ना मीर कासिम। लेकिन क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र का पुत्र था, कुछ नाम था मुझे याद नहीं है, तो उसे भी, वो भी औरंगजेब की तरह था और उसको वो भी मानता था कि यह इस्लाम के विरुद्ध है। तो फिर उसने भी इन कलाकारों को निष्कासित कर दिया। ठीक है। अब देखिए, जब वो लोग बंगाल से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया, और फिर दिल्ली से तो पहले ही हो चुके थे, तो वो अब लोग जाते कहाँ, तो वो फिर आए कहाँ, पटना के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। अब वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लगे। तो अब नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगे तो फिर उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को देखना, क्योंकि उन्हें भी जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो उन्होंने, अब कोई राजा उनको संरक्षण दे नहीं रहा था, तो वो राजदरबारी कला नहीं करने लगे, बल्कि आम जनजीवन में जो चीज़ वो देखते थे उनका पेंटिंग बनाने लगे और फिर उन्हें बेचने लगे। ठीक है ना।
तो वही सिर्फ चीज़ें है कि आम जनजीवन से संबंधित चीज़ें बेचने लगे, जैसे मछली बेचती महिला, खेतों में किसान, कोई साहूकार से पैसे मांग रहा है तो उसका पिक्चर, ये सब बनाने लगे। तो पहले क्या था कि यह चित्रण सिर्फ राजा रजवाड़ों के लिए होता था, लेकिन तो राजा रजवाड़ों के लिए था तो ये सिर्फ महलों में ही रहेगा। लेकिन जब इनको संरक्षण देना बंद हो गया तो ये लोग बाहर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे, तो आम जनजीवन ने भी इसे देखना शुरू किया। तो आम जनजीवन जब इसे देखेंगे तो वो लोग भी थोड़े उत्साहित होंगे तो वो लोग इन्हें खरीदना चाहेंगे। तो इस तरह से उनका मतलब कलाकारों का रोजी रोटी चलने लगा, ठीक है। और इस प्रकार पटना कलम शैली विकसित हुआ। अच्छा, इसी में क्या हुआ कि अब जैसे जो पेंटिंग्स थे वो चूँकि सड़कों पे बेचे जाते थे, तो ब्रिटिशर्स ने जब देखा तो उन्होंने अपना सुझाव दिया कि इस चित्र में जो वो लोग पेंटिंग बनाते शैडो का यूज किया जाए, ठीक ना। तो उनकी राय मानते हुए अंग्रेज़ों की कलाकारों ने जब शैडो का भी यूज करना शुरू कर दिया, देन वो पटना कलम शैली को फिर एक मतलब नया आयाम मिला, इसलिए इसे मतलब पटना कलम शैली को इंडो ब्रिटिश कला भी कहते हैं, ठीक है। पटना कलम शैली का ही नाम है इंडो ब्रिटिश कला। तो ये तो था कि पटना कलम शैली का विकास कैसे हुआ, ठीक ना, ये विस्तृत विश्लेषण था। उसके बाद देखिए तो पटना कलमकारों को मुगल कलमकारों से कम सम्मान कैसे प्राप्त हुआ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब कलाकारों को मुगल दरबार में संरक्षण प्राप्त था, ठीक ना, तो उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। जैसे उन्हें मतलब इंक की कोई कमी नहीं थी, उनके रहने के लिए घर, खाने पीने की व्यवस्था, जीवन यापन की सुविधा, कलाकारों के परिवार सदस्यों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मतलब एक तरह से फुल्ली जीवन भर का पेंशन दे दिया उन लोगों को, ठीक है। उन्हें चित्रण के लिए राज दरबार से ही अच्छे मतलब किस्म के कलर प्रोवाइड किए जाते थे, जो एकदम ब्राइटनेस होता था, कंट्रास्ट वाला, और मुलायम ब्रश, सब कुछ उपलब्ध था, ठीक ना। लेकिन जब इन कलमकारों को संरक्षण समाप्त किया गया, ठीक है, तो इनका जीवन यापन की जो सुख सुविधा थी वो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अब उन्हें नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने अब इसे स्वयं बनाने की कोशिश की। तो प्रकृति में जो भी कलर बनाने के लिए चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे पत्तियों से हरा कलर बना लेना, रेड के लिए मतलब पक्षियों के पंख, खरगोश के फर को उपयोग करके ब्रश बना लेना। यहाँ पे और कलर के लिए चीज़ें लिखनी चाहिए मुझे, शायद मैंने इसलिए थोड़ा जगह भी छोड़ा है ना, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ब्रश बनाए। तो और फिर पिक्चर कैसे बनाएंगे, तो पिक्चर इस तरह से बनाएंगे कि अब चूंकि वो राज दरबार में तो है नहीं, ठीक है, तो वो आम जनजीवन वाले चित्र बनाएंगे। अच्छा, राज दरबारों में एक और खासियत थी कि वो लोग बाउंड्री बनाते थे, अच्छे से बनाते थे ना, कॉन्ट्रास्ट वाला पेंटिंग, तो बाउंड्री भी बनाते थे। लेकिन अब चूंकि वो आम जनजीवन का बना रहे हैं तो जीवन यापन के लिए करना है, तो वो लोग जल्दी जल्दी जो भी वो बना लेते थे, तो बाउंड्री नहीं होती थी, ठीक है। मुगल काल की तरह अब जो पटना कलम शैली की पिक्चर्स हैं आप देखोगे उसमें बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इनके पेंटिंग में अब चमक नहीं है, वही क्योंकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पत्तियों के से आप हरे रंग बना रहे हो तो उसमें कितना ही कलर आएगा, तो हल्का फीका लगता था, ठीक है, एकदम कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह से इन्हें कम सम्मान प्राप्त हुआ ना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहाँ मुगल काल में इन्हें जीवन जीने हेतु कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ता था, बल्कि बादशाहों की ओर से इन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं एवं संरक्षण प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर पटना कलमकारों को जीवन यापन में संघर्ष ही संघर्ष था, चाहे वह स्वयं प्राकृतिक रूप से रंग व ब्रश बनाने से हो या बनाए हुए चित्रों को बेचने से हो, ठीक है। तो अतः पटना कलमकारों का सम्मान मुगल कलमकारों की तुलना में अत्यंत दयनीय हो गया था। तो इस प्रकार मैंने इस तरह से विश्लेषण किया है और किस तरह से मुगल कलमकारों से पटना कलमकारों को कम सम्मान प्राप्त हुआ, इस तरह से मैंने लिखा। और ये लगभग 4 पेज में है, तो लगभग 250 के लगभग शब्द होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।